जैसे कि आप देख रहे हैं कि बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और जो ऑफलाइन क्लास हम लोग चला रहे थे, ऐसे सिचुएशन में ऑफलाइन क्लास चला पाना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने कोशिश की है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे आप लोग के लिए लेक्चर प्रोवाइड करूं और एक छोटा सा प्रयास है मेरा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, हम लोग चैप्टर नंबर 13 पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 13 है क्या? नाविक है। नाविक की खोज जगह छोड़ने किस तरह से की हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हम लोगों ने इस चैप्टर में नाविक के संगठन के बारे में पढ़ा कि नाविक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है, उनके संकेत क्या होते हैं, उनके किस तरह का आवेश होता है, अगर आवेश है तो आवेश का मान क्या है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, सारा चीज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा नाविक की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। नाविक की विशेषताओं में हम लोगों ने नाविक के साइज के बारे में पढ़ा। एक इक्वेशन हम लोगों ने देखा, इक्वेशन क्या था? R इक्वल टू R0 ए टू द पावर 1/3, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद हम लोगों ने नाविक का घनत्व देखा। नाविक का घनत्व हम लोगों ने फार्मूला देखा कि नाविक का घनत्व होता क्या है, नाविक का द्रव्यमान बटा नाभिक का आयतन। वहां हम लोगों ने फार्मूला देखा था कि नाभिक का घनत्व क्या होता है, तो ये m into a/4/3 पाई R0 क्यूब a कैंसिल हो गया था। तो हम लोगों ने यहाँ पे बोला था, इसको कंक्लूड किया था कि नाभिक का जो घनत्व होता है वो द्रव्यमान संख्या से स्वतंत्र होता है। ठीक है, हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जो प्रत्येक नाभिक का घनत्व होता है वो लगभग एक समान होता है। ठीक है, ये भी हुआ हमारा। उसके बाद नाभिक पर कितना आवेश होता है हम लोगों ने पढ़ा। तो आप लोगों को पता है कि नाभिक पे कितना आवेश होता है, +Ze, जहाँ Z क्या होता है, परमाणु क्रमांक, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि जो परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान है, हम लोगों ने देखा कि लगभग 99.9% जो उसका मास होता है वो नाभिक पे केंद्रित होता है। साथ ही साथ पूरा जो धन आवेश है वो भी कहाँ केंद्रित होता है, नाभिक पे केंद्रित होता है। हम लोगों ने ये भी पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने आखिरी पॉइंट पढ़ा था नाभिक की विशेषताओं के बारे में कि नाभिक के जो कण होते हैं, जिनको हम मूलभूत कण कहते हैं, ये नाभिक के अंदर प्रबल आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं और इस प्रबल आकर्षण बल को हम नाभिकीय बल कहते हैं। नाभिकीय बल की विशेषताएं क्या होती है? 3 तरह की विशेषताएं होती है, पूछा जाता है एग्जाम में, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, इसके बाद नाभिक का वर्गीकरण मैंने पढ़ाया। 3 तरह के नाभिक को वहां पे डिस्कस किया गया कि समस्थानिक क्या होता है और समहारिक क्या होता है, समन्यूट्रॉनिक क्या होता है, उसके एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, इसके बाद मैंने रेडियो एक्टिविटी शुरू की थी। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, रेडियो सक्रियता क्या है, रेडियो सक्रिय पदार्थ क्या है, बेकुरल किरणें क्या होती है, बेकुरल किरणों के गुणधर्म क्या क्या होते हैं, तो ये सारा चीज डिस्कस हो गया है। ठीक है, आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूँ न्यूक्लियर रिएक्शन को। न्यूक्लियर रिएक्शन, नाभिकीय अभिक्रियाएं। नाभिकीय अभिक्रियाएं है क्या? तो आप लोग 10th में पढ़े होंगे। एक नाभिक का दूसरे नाभिक में रूपांतरण ही क्या कहलाता है, नाभिकीय अभिक्रिया कहलाती है। क्या बोला मैंने कि एक नाभिक का दूसरे नाभिक में रूपांतरण ही नाभिकीय अभिक्रिया कहलाती है और इस दौरान बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी को नाम दिया जाता है नाभिकीय ऊर्जा। क्या कहा मैंने कि एक नाभिक का दूसरे नाभिक में रूपांतरण क्या कहलाता है, नाभिकीय अभिक्रिया या न्यूक्लियर रिएक्शन कहलाती है और इस दौरान बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी को हम लोग नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब ये जो नाभिकीय अभिक्रिया है वो 2 प्रकार की होती है। ठीक है, एक को कहते हैं, आप लोग को पता होगा, नाभिकीय विखंडन और दूसरे को कहा जाता है नाभिकीय संलयन। 2 तरह की नाभिकीय अभिक्रियाएं, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। ठीक है, पहले हम लोग नाभिकीय विखंडन को डिस्कस करेंगे, फिर जाएंगे नाभिकीय संलयन पे। नाभिकीय विखंडन क्या है? तो आप लोग पढ़े होंगे कि जब कभी किसी भारी नाभिक पर, डेफिनेशन याद रखना है, जब किसी भारी नाभिक पर तीव्रगामी या मंदगामी न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है, वो भारी नाभिक 2 समान आकार के हल्के नाभिकों में विभक्त हो जाता है
और इस दौरान बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है। ये जो प्रक्रिया है उसको हम लोग नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, ध्यान से समझिए। जब कभी किसी भारी नाभिक पर तीव्रगामी या मंदगामी न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो वो जो भारी नाभिक है जो समान प्रकार के समान आकार के हल्के नाभिकों में विभक्त हो जाता है और इस दौरान अधिक मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ ये जो इसका फॉर्मूला है नाभिकीय विखंडन का, वहां से हम लोग 3-4 क्वेश्चन याद रखेंगे। 3-4 क्वेश्चन आपके दिमाग में आने चाहिए। पहला क्वेश्चन ये है, जैसे मैंने बोला कि जब कभी भारी नाभिक पर, तो भारी नाभिक का ही विखंडन क्यों किया जाता है, पहला सवाल। दूसरा, न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो भारी नाभिक के अंदर न्यूट्रॉनों को ही क्यों प्रवेश कराया जाता है। तीसरा क्वेश्चन ये कि मंदगामी और तीव्रगामी न्यूट्रॉन, मैंने बोला तो मंदगामी और तीव्रगामी न्यूट्रॉन का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन हो गया। और चौथा और आखिरी सवाल ये है कि ठीक है, हम भारी नाभिक पे मंदगामी या तीव्रगामी न्यूट्रॉन की बमबारी कर रहे हैं तो वहां पे एनर्जी का कॉन्सेप्ट कैसे आया, कहाँ से एनर्जी का कॉन्सेप्ट आया कि इतनी मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी कहाँ से रिलीज हुई, तो एनर्जी आई तो कहाँ से आई। ये 4 क्वेश्चन को हमको पहले देखना है, फिर हम आगे जो ये नाभिकीय विखंडन है उसको डिस्कस करेंगे। तो भारी नाभिक क्या होता है, पहला सवाल था मेरा कि भारी नाभिक का ही विखंडन क्यों कराया जाता है। तो भारी नाभिक किसे कहते हैं, तो मोटा मोटा हिसाब है कि जिसका द्रव्यमान संख्या, हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि जिसकी द्रव्यमान संख्या, जिस किसी नाभिक की द्रव्यमान संख्या 120 से ज्यादा हो हम उसे कहते हैं भारी नाभिक। ठीक है, अब भारी नाभिक का ही विखंडन क्यों कराया जाता है, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, जिसको क्या कहते हैं, EBM कहते हैं शॉर्ट में, और द्रव्यमान संख्या A के बीच में ग्राफ पढ़ा था। तो वहां पे हम लोगों ने देखा था कि जब हम द्रव्यमान संख्या 120 से उस पार जाते हैं तो वहां पे जो ग्राफ था वो गिर जा रहा था, ग्राफ नीचे हो जा रहा था। तो वहां से हम लोगों ने समझा था कि जो भारी नाभिक होते हैं उनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा मतलब EBM का मान कम होता है। और मैंने बोला था कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा नाभिक के स्थायित्व की माप होती है। नाभिक के स्थायित्व की माप बोलने का मतलब कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान अगर कम है तो वो नाभिक कम स्थायी होगा। इसका मतलब ये है कि भारी नाभिक कम स्थायी होता है। ठीक है, अब कम स्थायी है तो हम आसानी से भारी नाभिक को क्या कर सकते हैं, विखंडित करा सकते हैं, हल्के नाभिकों में उसको तोड़ सकते हैं। इसीलिए भारी नाभिक का ही विखंडन कराया जाता है। अब भारी नाभिक के रूप में हम किस पदार्थ का उपयोग करते हैं नाभिकीय विखंडन जब कराते हैं, मतलब तो याद रखिए जो चीज अभी बोल रहा हूँ उसको, कि नाभिकीय विखंडन के लिए हम सदैव रेडियो एक्टिव पदार्थ का उपयोग करते हैं। क्या बोला मैंने, कि नाभिकीय विखंडन के लिए हम सदैव रेडियो एक्टिव पदार्थ का उपयोग करते हैं। अब आप लोगों को पता है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ प्रकृति में बहुत कम मात्रा में अवेलेबल है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन मेरा यह था कि न्यूट्रॉनों को ही प्रवेश कराया जाता है भारी नाभिक के अंदर, ऐसा क्यों। तो न्यूट्रॉनों का गुण हम लोगों ने पढ़ा था कि न्यूट्रॉन जो होते हैं वो अनावेशित कण होते हैं और अनावेशित कण नाभिक के अंदर आसानी के साथ प्रवेश कर जाते हैं। इसीलिए न्यूट्रॉनों का ही व्यवहार किया जाता है, न्यूट्रॉनों की ही बमबारी की जाती है इस प्रक्रिया में, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में। ठीक है, तीव्रगामी और मंदगामी न्यूट्रॉनों का मतलब क्या है, ठीक है, वो थोड़ा समझते हैं। तो हम लोग नाभिकीय विखंडन की जो प्रक्रिया है उसमें मेनली या फिर जनरली हम लोग यूरेनियम के नाभिक का यूज करते हैं। ठीक है, यूरेनियम के नाभिक का उपयोग करते हैं। और यूरेनियम के 2 समस्थानिक, जब हम समस्थानिक वाले सत्र पढ़ रहे थे तो वहां पे मैंने बताया था कि नेचर में यूरेनियम के 2 समस्थानिक मिलते हैं। एक होता है यूरेनियम 92-235 और दूसरा होता है यूरेनियम 92-238। ठीक है, यूरेनियम 92-238 जो नेचर में जितना भी यूरेनियम पाया जाता है उसका 99.3% कंटेन करता है। मतलब जो हमारे नेचर में यूरेनियम पाया जाता है उसका 99.3% जो यूरेनियम है किस प्रकार का है,
यूरेनियम 238 है, और बच्चा जो 0.7% वो कौन सा नाभिक है, यूरेनियम 235 है। मतलब अगर मैं बोलूं कि ज्यादा मात्रा में कौन सा यूरेनियम पाया जाता है तो यूरेनियम 238, और कम मात्रा में कितना 0.7% जो यूरेनियम पाया जाता है किस रूप में पाया जाता है, यूरेनियम 235 के रूप में। अब यूरेनियम 238 का जो नाभिक है उसका विखंडन तीव्रगामी न्यूट्रॉनों से ही होता है। ठीक है, मैंने क्या बोला, यूरेनियम 238 का जो नाभिक है उसका विखंडन तीव्रगामी न्यूट्रॉनों के द्वारा ही पॉसिबल है, और यूरेनियम 235 का जो नाभिक होता है उसका विखंडन केवल और केवल मंदगामी न्यूट्रॉनों के द्वारा ही पॉसिबल है। ठीक है, तीव्रगामी न्यूट्रॉनों के द्वारा कौन विखंडित होगा, यूरेनियम 238, और मंदगामी न्यूट्रॉनों के द्वारा कौन विखंडित होगा, यूरेनियम 235। चलिए, अब अगर मंदगामी न्यूट्रॉनों को यूरेनियम 238 में प्रवेश कराएं तो क्या होगा, तीव्रगामी न्यूट्रॉनों से तो ये क्या होगा, विखंडित होगा। अगर मंदगामी न्यूट्रॉनों को इसके अंदर प्रवेश कराएं तो क्या होगा, तो याद रखिए मंदगामी न्यूट्रॉनों को यूरेनियम 238 अवशोषित कर लेता है। मंदगामी न्यूट्रॉनों को यूरेनियम 238 अवशोषित कर लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यूरेनियम 235 मंदगामी न्यूट्रॉनों से क्या हो रहा है, विखंडित हो रहा है। अगर तीव्रगामी न्यूट्रॉनों को अगर इसके अंदर प्रवेश कराएं तो क्या होगा, याद रखिए यूरेनियम 235 के अंदर तीव्रगामी न्यूट्रॉनों को अगर प्रवेश कराते हैं तो इसके वो आर पार निकल जाते हैं, मतलब बिना विखंडन के ही वो यूरेनियम 235 से पार निकल जाते हैं। मतलब ये है कि अगर हमको इसका विखंडन कराना है तो हमको किसका हेल्प लेना पड़ेगा, मंदगामी न्यूट्रॉनों का, और अगर यूरेनियम 238 का विखंडन कराना है तो हमको किसका हेल्प लेना पड़ेगा, तीव्रगामी न्यूट्रॉनों का। ये मंदगामी न्यूट्रॉनों से विखंडित नहीं हो सकते, क्यों नहीं, क्योंकि ये अवशोषित कर लेता है मंदगामी न्यूट्रॉनों को, और ये मंदगामी न्यूट्रॉनों से विखंडित होगा। अगर तीव्रगामी न्यूट्रॉन को इसके अंदर प्रवेश कराए तो ये बिना विखंडन के क्या हो जाते हैं, ये जो न्यूट्रॉन है जो इसके अंदर प्रवेश कराया जाता है वो आर पार निकल जाता है। ठीक है, अब ये तो 3 क्वेश्चन हो गया। चौथा सवाल मेरा ये था कि नाभिकीय विखंडन में एनर्जी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। ठीक है, तो याद रखना, जैसे मैंने बोला कि नाभिकीय विखंडन क्या है, तो जब भारी नाभिक पे क्या कराया जाता है, मंदगामी या तीव्रगामी न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है, न्यूट्रॉन का संकेत है। तो ये जो भारी नाभिक है लगभग समान आकार के 2 हल्के नाभिकों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है, और भारी मात्रा में क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, अब याद रखना, देखो इस नाभिक का विखंडन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग मूल नाभिक कहते हैं। जिस भी नाभिक का विखंडन होगा उसको मूल नाभिक कहा जाता है, और मूल नाभिक जिन 2 नए नाभिकों में बढ़ता है उनको कहा जाता है कौन सा नाभिक, संतति नाभिक। तो मूल नाभिक और संतति नाभिक हम समझ रहे हैं कि एनर्जी जो रिलीज हुई है उसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है। ठीक है, मैंने बोला जिस नाभिक का विखंडन हुआ उसे मूल नाभिक कहेंगे, और ये जो मूल नाभिक है जिन 2 नए नाभिकों में बढ़ेगा उसे कहा जाता है संतति नाभिक। ठीक है, अब ठीक है, अब जो चीज बोलूंगा उसको अच्छे से याद रखना है। ये जो संतति नाभिक है उनका कुल द्रव्यमान, मतलब दोनों के अगर मास को जोड़ दें तो वो मूल नाभिक के मास से कम होता है। मतलब ये कि जो संतति नाभिकों का जो कुल द्रव्यमान होता है मूल नाभिक के द्रव्यमान से कम होता है। मतलब जब विखंडन होगा तो नाभिक के द्रव्यमान में क्या आती है, कमी आती है, और जब द्रव्यमान में कमी आती है तो हम उसको नाम देते हैं मास डिफेक्ट या फिर द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान में कमी आई है, अगर आइंस्टीन के सापेक्षिकता का सिद्धांत पढ़ें या फिर द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण पढ़ें तो वो ये कहता है कि ये जो मास में कमी आई है, द्रव्यमान में कमी आई है, वही मास किसके रूप में कन्वर्ट हो गई है, किसके रूप में रूपांतरित हो गई है, तो एनर्जी के रूप में रूपांतरित हुई है। हम लोगों ने पढ़ा है ना E=mc²। मैंने क्या बोला कि जब नाभिक का विखंडन होगा तो संतति नाभिक के द्रव्यमान, जब कुल द्रव्यमान होगा मूल नाभिक के द्रव्यमान से कम होता है, तो जिस द्रव्यमान में कमी आई है उसी के संगत ऊर्जा को हम लोग क्या कहेंगे,
कहेंगे, नाभिकीय ऊर्जा कहेंगे। तो ये एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। तो मैंने 4 चीजें कही थी। इसका डेफिनेशन ये कहता है कि जब कभी भारी नाभिक पर तीव्रगामी या मंदगामी न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो वो जो भारी नाभिक है वो जो समान प्रकार के हल्के नाभिकों में विभक्त हो जाता है और इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब 1939 में 2 वैज्ञानिक थे जिनका नाम था, मिटा देता हूँ फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। 1939 की बात है। 2 वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, एक का नाम था ऑटो हान और दूसरे का नाम था स्ट्रासमन। क्या क्या मैंने बोला, ऑटो हान और स्ट्रासमन। उन्होंने देखा कि जब यूरेनियम 235 परमाणु क्रमांक कितना होता है 92, यूरेनियम 235 के नाभिक पर जब एक न्यूट्रॉन को प्रवेश कराया जाता है तो ये जो यूरेनियम का नाभिक है वो इसमें किसमें कन्वर्ट हो जाता है, बेरियम और क्रिप्टॉन के नाभिक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बेरियम का परमाणु क्रमांक याद रखें तो 56 होता है, क्रिप्टॉन का कितना होता है 36 होता है, इसका द्रव्यमान संख्या 144 और इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है 89 होती है। उन्होंने क्या देखा, जब यूरेनियम 235 के नाभिक पर न्यूट्रॉन को प्रवेश कराया जाता है तो पहले ये जो यूरेनियम है वो पहले अस्थायी नाभिक में कन्वर्ट होगा। ये याद रखिए, ये पहले अस्थायी नाभिक में कन्वर्ट होगा, फिर वो जो अस्थायी नाभिक है वो 2 नाभिकों समान प्रकार के 2 हल्के नाभिकों जैसे बेरियम और क्रिप्टॉन में कन्वर्ट हो जाता है। और इस प्रक्रिया में याद रखिए जो इम्पोर्टेंट है 3 न्यूट्रॉन भी रिलीज होते हैं। जब यूरेनियम 235 के अंदर एक न्यूट्रॉन को प्रवेश कराया जाएगा तो वो 2 नाभिकों में बटेंगे, साथ में 3 न्यूट्रॉन भी रिलीज होते हैं और साथ ही साथ बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी भी रिलीज होती है। ठीक है, कितनी एनर्जी रिलीज होती है अगर ये पूछा जाए तो याद रखना, प्रति नाभिक जो विखंडन होता है, मतलब एक नाभिक का जब विखंडन होगा तो उससे लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होती है। प्रति नाभिक विखंडन कितना एनर्जी मुक्त होता है, तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होती है एक नाभिक के विखंडन से। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है, यूरेनियम 235 के नाभिक से न्यूट्रॉन का प्रवेश कराया जाए तो किसमें टूटेगा, बेरियम और क्रिप्टॉन में टूटेगा, साथ ही साथ 3 न्यूट्रॉन रिलीज होंगे और उसके साथ साथ एनर्जी भी रिलीज होगी। प्रति नाभिक जो विखंडन होगा उससे जो एनर्जी रिलीज होगी लगभग कितनी होगी, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, इसको अगर फिगर से समझे तो फिगर से कैसे समझेंगे, यूरेनियम का नाभिक है, इसे मिटा देता हूँ, ऊपर बना देता हूँ। ये यूरेनियम का नाभिक है। ठीक है, यूरेनियम 235 परमाणु क्रमांक 92, इस पे मंदगामी यूरेनियम 235 पे याद रखिए मैंने बोला था मंदगामी न्यूट्रॉनों को प्रवेश कराया जाता है। आपको लिख भी देता हूँ, मंदगामी न्यूट्रॉनों को प्रवेश कराया जाता है। तीव्रगामी न्यूट्रॉनों को प्रवेश क्यों नहीं करा सकते हैं, जब इसके अंदर प्रवेश कराया जाएगा तो इससे क्या हो जाते हैं, आर-पार निकल जाते हैं। ये जो तीव्रगामी न्यूट्रॉन है इसका विखंडन नहीं करा सकते। ठीक है, तो ये जो यूरेनियम का नाभिक है इसमें किसमें कन्वर्ट होगा, तो बेरियम के नाभिक में और इसमें क्रिप्टॉन के नाभिक में। साथ ही साथ मैंने बोला कितना न्यूट्रॉन रिलीज होता है, तो 3 न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं इस तरह से, 1 2 3, तो ये 3 न्यूट्रॉन रिलीज हो गए। अब ये जो 3 न्यूट्रॉन है वो करते क्या है, ये जो 3 न्यूट्रॉन है वो अगर परिस्थितियां अनुकूल रही, इस वर्ड को याद रखिए, अगर परिस्थितियां अनुकूल रही तो ये जो 3 न्यूट्रॉन है वो फिर से क्या करते हैं, जो यूरेनियम की जो अन्य नाभिक है उसका विखंडन करते हैं इस तरह से। ठीक है, मैंने बोला एक नाभिक के विखंडन से कितने न्यूट्रॉन बने, 3 न्यूट्रॉन बने। ये जो 3 न्यूट्रॉन है अगर परिस्थितियां अनुकूल रही तो फिर से क्या करेंगे, यूरेनियम के नाभिक का क्या कराएंगे, विखंडन कराएंगे और फिर से क्या होगा, ये जो यूरेनियम का नाभिक है फिर से टूटेगा किसमें, एक यूरेनियम का नाभिक टूटेगा किसमें, बेरियम में और किसमें, क्रिप्टॉन में। ठीक है, ये भी किसमें टूटेगा, बेरियम में और क्रिप्टॉन में। ये भी किसमें टूटेगा, बेरियम में और
क्रिप्टॉन में। साथ ही साथ क्या होगा, हर एक नाभिक से फिर कितने कितने न्यूट्रॉन रिलीज होंगे, फिर 3 न्यूट्रॉन रिलीज होंगे। साथ ही साथ एनर्जी भी रिलीज होगी। ये न्यूट्रॉन हुआ 1 2 3, इनसे भी 3 न्यूट्रॉन रिलीज होंगे, 1 2 3, इससे भी 3 न्यूट्रॉन रिलीज होंगे, 1 2 3। फिर से न्यूट्रॉन क्या करेंगे, फिर से वही बात कि अगर परिस्थितियां अनुकूल रही तो ये न्यूट्रॉन फिर से क्या करेंगे, जो यूरेनियम के और दूसरे नाभिक है उनका क्या कराएंगे, विखंडन कराएंगे। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। किस श्रेणी में चलती है वो याद रखना है। देखिए, एक न्यूट्रॉन से कितने न्यूट्रॉन बने, 3 न्यूट्रॉन से कितने न्यूट्रॉन बने, देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 3 न्यूट्रॉन जब 3 नाभिक का विखंडन कराते हैं तो वहां से फिर कितने न्यूट्रॉन बनते हैं, 9। फिर आगे जब देखेंगे तो ये 9 न्यूट्रॉन फिर से क्या करेंगे, 9 नाभिक का विखंडन कराएंगे। एक नाभिक से 3 न्यूट्रॉन, तो 9 नाभिक से कितने न्यूट्रॉन बनेंगे, फिर से 9 या 27 न्यूट्रॉन फिर से रिलीज होंगे। और ये प्रक्रिया चलते रहती है, 1 3 9 27, फिर आगे इसी तरह से चलती रहेगी। ये जो श्रेणी बनती है उसको हम लोग गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। समझ में आया? तो न्यूट्रॉन जो रिलीज होते हैं किस श्रेणी में रिलीज होते हैं, तो गुणोत्तर श्रेणी में रिलीज होते हैं, पहली बात। दूसरी चीज जो याद रखना वो ये है कि ये 1 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, 27। ठीक है, एक बार जब अभिक्रिया शुरू हो गई नाभिक के विखंडन की तो वो बहुत तेजी से चलती है। ठीक है, एक बार अगर विखंडन शुरू हो गया, मैंने कहीं से 1 न्यूट्रॉन का जुगाड़ करके यूरेनियम को विखंडित करा दिया एक नाभिक को, तो जब ये प्रोसेस शुरू हो गया तो वो प्रक्रिया बहुत तेजी से चलती है, बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। मैंने बोला गुणोत्तर श्रेणी में न्यूट्रॉन बनते जाते हैं, न्यूट्रॉन रिलीज होते जाते हैं, फिर से वो क्या करेंगे, दूसरे नाभिक का विखंडन कराते जाते हैं और बहुत ही कम समय में पूरा का पूरा जो पदार्थ है वो क्या हो जाता है, विखंडित हो जाता है और भयंकर एनर्जी रिलीज होती है। और एक साथ जब इतनी ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है तो हम उसको क्या कहते हैं, परमाणु विस्फोट कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु विस्फोट कहते हैं। और इस तरह की अभिक्रिया जो है कि एक न्यूट्रॉन क्या करेगा, यूरेनियम के नाभिक का विखंडन कराएगा, फिर 3 न्यूट्रॉन रिलीज होंगे, 3 न्यूट्रॉन से 9 न्यूट्रॉन रिलीज होंगे। इस तरह की जो अभिक्रिया चलती रहती है उसको हम लोग श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। और श्रृंखला अभिक्रिया का मतलब चैन रिएक्शन। ठीक है, श्रृंखला अभिक्रिया कहा जाता है इसको। ठीक है, इतना याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे। श्रृंखला अभिक्रिया जो है वो 2 प्रकार की होती है। एक कहते हैं ये जो चैन रिएक्शन है, श्रृंखला अभिक्रिया है, वो 2 प्रकार की होती है। पहले तो कहते हैं कंट्रोल्ड चैन रिएक्शन। कंट्रोल्ड का मतलब होता है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, दूसरे को कहा जाता है अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शन। दूसरे को क्या कहते हैं, अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शन। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया किसे कहेंगे, जब विखंडन की जो क्रिया है वो नियंत्रित रूप से हो, जो विखंडन हो रहा है नाभिक का वो अगर नियंत्रित रूप से हो तो उसे क्या कहेंगे, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। और विखंडन की जो क्रिया है वो अगर अनियंत्रित रूप से हो, जैसे यहाँ पे हो रहा था, तो इसे कहा जाएगा क्या, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। मतलब ये कि एक न्यूट्रॉन के विखंडन से 3 न्यूट्रॉन फिर से विखंडन करा, कितने न्यूट्रॉन बने, 9 न्यूट्रॉन बने। और हर स्टेप में क्या होती जाएगी, एनर्जी रिलीज होती जाएगी। इसे कहा जाता है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। ठीक है, इसका मतलब, अच्छा हाँ, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो याद रखिए एटम बम में, परमाणु बम में अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। एटम बम के बारे में आप जानते ही हैं। हम ये समझने वाले हैं कि नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है। मैंने बोला कि जब अभिक्रिया की दर नियंत्रित हो, ये जो अभिक्रिया चल रही है नाभिकीय अभिक्रिया, अगर वो नियंत्रित रूप से हो, कंट्रोल वे में हो, तो हम उसे कहेंगे क्या, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। ठीक है, अब अभिक्रिया की दर को नियंत्रित कैसे करेंगे, तो वो सवाल है। तो अभिक्रिया की दर को नियंत्रित करने का तरीका ये है कि अगर मैं कहीं से, देखना ध्यान से, कि एक न्यूट्रॉन क्या करा रहे हैं, नाभिक का विखंडन करा रहे हैं, तो उसे कितने न्यूट्रॉन बने, 3 न्यूट्रॉन बने। अगर इसमें से मैं क्या कर दूं, 2 न्यूट्रॉन को कहीं से पकड़ दूं, ठीक है,
मैंने दो न्यूट्रॉन कहीं से पकड़ लिया का मतलब अवशोषित कर लिया। अगर कहीं से मैं क्या कर लूं, दो न्यूट्रॉन तीन रिलीज हो रहे थे, उसमें से मैंने दो को क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया। और अवशोषित जब कर लिया जाता है कितने न्यूट्रॉन में से एक, तो एक न्यूट्रॉन आगे जाकर के आगे चल करके कितने नाभिक का विभाजन कराएंगे, केवल एक ही यूरेनियम के नाभिक का विभाजन कराएंगे। ठीक है, तो जब मैं इस तरह का काम करता हूं, अभिक्रिया की दर को मैं नियंत्रित करने के लिए क्या कर रहा हूँ, जो न्यूट्रॉन बन रहे थे, तीन न्यूट्रॉन बन रहे थे, उसमें से मैंने दो को क्या कर लिया, पकड़ लिया, अवशोषित कर लिया, तो केवल एक ही न्यूट्रॉन बचा। वो न्यूट्रॉन क्या करेगा, आगे यूरेनियम के नाभिक का विसर्जन करा के देगा। तो इस तरह का काम जब मैं करता हूँ तो उस अभिक्रिया को कहते हैं क्या, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। ठीक है, अब न्यूट्रॉनों को पकड़ना, न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने का काम कौन करता है, तो न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने का काम करता है न्यूट्रॉन अवशोषक छड़े। न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, हम उस पदार्थ को नाम देते हैं क्या, न्यूट्रॉन अवशोषक या न्यूट्रॉन नियंत्रक। ठीक है, और न्यूट्रॉन अवशोषक के रूप में जनरली हम लोग कैडमियम की छड़ और बोरान की छड़ का इस्तेमाल करते हैं। मैंने क्या बोला, ये न्यूट्रॉन को जिसको मैंने पकड़ा है, जिसको मैंने अवशोषित किया, उसको अवशोषित करने के लिए कैडमियम या बोरान की छड़ों का उपयोग किया जाता है। अभी जो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है वो कहाँ पे संपन्न कराई जाती है, तो याद रखना, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहाँ संपन्न कराई जाती है, तो ये संपन्न कराई जाती है कहाँ, न्यूक्लियर रिएक्टर में, नाभिकीय रिएक्टर में, जिसको हम लोग परमाणु भट्टी कहते हैं। और दूसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, कहाँ, न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, ये सब चीजें हमको याद रखना